हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल के दिन एक बड़ी न्यूज़ आती है कि इंडिया यूएसए की डील हो गई है। लेकिन आज जब मार्केट्स खुलते हैं तो वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो क्या ये डील कैंसिल हो गई है? क्या है इसका सच? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कल के दिन एक ऐसा माहौल बना दिया गया और ये खबरें चारों तरफ आग की तरह फैल गई कि इंडिया यूएसए की डील हो गई है और इसका अनाउंसमेंट इस मंथ एंड में होगा। आसियान समिट जो कि मलेशिया में होने वाला है और वहां पर हमारे सुप्रीम लीडर और ट्रंप के बीच में मीटिंग होगी और वहां पर अनाउंसमेंट किया जाएगा। इस सब की शुरुआत कैसे होती है? मिंट न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है और उसमें यह क्लेम किया जाता है कि 3 लोग जिन्हें इसके बारे में जानकारी है, उनके बेसिस पर यानी कि सोर्सेस, बेस्ड ऑन सोर्सेस या सूत्रों के अनुसार ये खबर आई है कि इंडिया यूएसए की डील होने वाली है और इसमें तमाम ब्यौरा भी दिया गया कि हम क्या यूएसए से खरीदेंगे और रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देंगे और इसके बाद हमारे टैरिफ्स 50% से जा गिरकर करीब 16-17% ही रह जाएंगे। तो क्या है इसका सच? तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक न्यूज़ ब्रेक कर देता हूं कि ये जो कहा जा रहा है कि इस मंथ एंड तक डील हो जाएगी और मोदी ट्रंप की मीटिंग होगी, वहां पर अनाउंसमेंट होगा, तो ये न्यूज़ पूरी तरीके से फेक साबित हो रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब ये खबर आ गई है कि मोदी जी नहीं जा रहे हैं मलेशिया। वो मीटिंग ज़रूर अटेंड करेंगे, ऑनलाइन अटेंड करेंगे। इसका मतलब मोदी ट्रंप की मीटिंग नहीं हो रही है, यानी कि ये न्यूज़ तो पूरी तरीके से फेक साबित हुई। अब जब ये खबर आई तो रिटेल का एक्साइटमेंट लेवल छप्पर फाड़ के ऊपर चला गया। हर कोई बुलिश हो गया। और दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज डिजाइन्ड टू फूल मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए हमें मार्केट में कभी भी इमोशंस पर नहीं बहना चाहिए। हमें हमेशा डेटा, इंडिकेटर, वैल्यूएशंस के बेसिस पर ही चलना चाहिए, चाहे सेंटिमेंट्स कितने भी हाई हो। तो इस पूरे खेल को थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी ने इस खबर को प्लांट किया न्यूज़पेपर्स में। न्यूज़पेपर्स में खबर को प्लांट करना कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे मोटे खबर में तो हम और आप भी न्यूज़ प्लांट कर सकते हैं। बड़े चैनल्स में या न्यूज़पेपर्स में थोड़ा एफर्ट मारना होता है और थोड़ा ये आपके पास होना चाहिए। तो किसी ने इस खबर को प्लांट किया। अब ये खबर जब एक न्यूज़पेपर में, नेशनल न्यूज़पेपर में खबर आती है, तो वो फिर दूसरे न्यूज़पेपर तक भी स्प्रेड होने लगती है। अब इसके साथ ही गिफ्ट निफ्टी यानी कि गुजरात निफ्टी को भी मैनिपुलेट या मैनेज किया गया, क्योंकि जैसे ये खबर आई वहां पर भी सडनली हमें राइज देखने को मिल गया। और ऐसा करने से क्या होता है कि एक एविडेंस मिल जाता है कि इस खबर पर तो मार्केट रिएक्ट कर रहा है, तो भाई हम क्यों ना करें। और इतना मसाला काफी होता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फिनफ्लुएंसर, यूट्यूबर्स और जो ये रील बनाने वाले लोग हैं, इनके लिए इतना मसाला काफ़ी होता है और एक के बाद एक के बाद एक के बाद वीडियोस आने लगे और इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर लोग पब्लिश करने लगे। और कल के दिन आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाएं तो ये खबर आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी। और जिन्होंने भी ये सब कुछ किया होगा, उन्हें पता है कि रिटेल को एक्साइटेड करना इतना मुश्किल नहीं है। और थोड़ा बहुत इस तरीके की खबरें भी आप छोड़ दो तो रिटेल जब मार्केट को मूव करता हुआ देखता है तो वो कन्विंस हो जाता है कि ये खबर तो सच ही होगी। तो आखिर ऐसा किसने किया और क्यों किया? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे भी नहीं पता ऐसा किसने किया और क्यों किया, लेकिन कुछ हम दिमाग लगाते हैं, कुछ पता करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी इस तरीके की चीज़ें मार्केट में होती हैं और कोई भी मार्केट में जो 5 साल 10 साल से है, इस बात को नकार नहीं सकता कि ऐसी चीज़ें मार्केट में होती हैं और ये हर मार्केट में होती हैं। तो जब भी ऐसी चीज़ होती है तो उसके पीछे एक खास वजह होती है कि किसी को बड़ा लेवल पर स्टॉक की डंपिंग करनी होती है। और वो जब बहुत ही बड़े क्वांटिटी में स्टॉक को डंप करना चाहते हैं तो उन्हें रिटेल की मौजूदगी चाहिए होती है। उन्हें रिटेल को
कन्विंस करना होता है कि भाई हम ये शेयर बेच रहे हैं, आपको ये शेयर खरीदना है क्योंकि मार्केट्स यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं और सब कुछ मार्केट में ठीक ठाक है। तो यही रीज़न होता है जब इस तरीके की खबरें प्लांट की जाती हैं। अब आप सोच के देखिए कि हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो नेशनल डेली में न्यूज़ को प्लांट कर सकते हैं और साथ में गिफ्ट निफ्टी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हीं कंपनी के रिलेटेड शेयर्स की यहाँ पर डंपिंग की गई है और यही मेरी एनालिसिस कहती है। मैं पूरी तरीके से गलत भी हो सकता हूँ। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहां के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। अब आइए इसी से रिलेटेड या अनरिलेटेड दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। तो अब ये भी खबर आ रही है कि इस साल के अंत तक इंडिया को रशियन ऑयल को खरीदना बंद करना पड़ेगा। हम जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा रशियन ऑयल को खरीद रहा है और रिलायंस ने ऑलरेडी गल्फ कंट्रीज से थोड़ा थोड़ा ऑयल खरीदना भी शुरू कर दिया। तो ये फेज्ड मैनर पर ऐसा होने वाला है। इसके बारे में ट्रंप ने भी कहा है, डेटा भी ये कह रहा है कि गल्फ से ऑयल खरीदना रिलायंस इंडस्ट्री ने शुरू कर दिया है। अब हमें देखना है कि कितना वहां पर कम होता है और इसकी वजह क्या है कि यूएसए ने रशिया की दो कंपनीज रोजनेफ्ट एंड लूक ऑयल पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, यानी कि आप उनसे ऑयल नहीं ले सकते और ना ही लेकर कहीं बेच सकते हैं। अब ये जो दोनों कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनी है रशिया की और इनका जो ऑयल प्रोडक्शन है वो 30 लाख बैरल पर डे का है। पर डे 30 लाख बैरल, एक बैरल में करीब 160 लीटर्स होते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना तेल ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। ये दो कंपनीज रशिया के 50% ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं। अब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस को थोड़ा समझते हैं जो कि मार्केट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। तो पहली चीज़ कि रशिया ने कहा कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, रशिया ने इसे वॉर डिक्लेयर कर दिया है। अब आप देखिए, अगर हम रशियन ऑयल को बंद कर देते हैं तो रशिया हमसे कैसे रिएक्ट करेगा ये हमें नहीं पता। इतना आसान नहीं होगा रशियन ऑयल को बंद करना, और बंद नहीं करेंगे तो यूएसए की तलवार हमारे ऊपर लटकी हुई है। तो वी आर इन अ ट्रिकी सिचुएशन। अब अगर ये जो सैंक्शंस लगे हैं और रशिया से लोग ऑयल खरीदना कम कर देते हैं तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बढ़त हमें देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी 4-5% क्रूड ऑयल बढ़ गया है और सामने विंटर्स भी आने वाले हैं, तो ये भी मार्केट्स के लिए नेगेटिव है। साथ ही आप देखिए, ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होने वाली थी जिसकी उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, तो ट्रंप ने वो भी कैंसिल कर दिया है। अब इसके बाद आप देखिए कि स्वीडन ने यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने की उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट दिया, यानी कि उसको वो प्रोवाइड करेंगे। ऑलरेडी यूक्रेन के पायलट्स स्वीडन में ये उन फाइटर जेट्स को टेस्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये वॉर की एस्केलेशन है। रशिया ने
ऑलरेडी कहा है कि हम अब न्यूक्लियर एक्सरसाइज कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को कैसे यूज करना है उसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और साथ ही रशिया ने यूक्रेन में एक फ्रेश अटैक किया है, वहां पे उनकी जो एनर्जी सेक्टर है, पावर प्लांट्स है, उन पर अटैक किया है। अब यूक्रेन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, विंटर्स उनके सामने है, तो उसको झुकाने के लिए वो कर रहा है। तो ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक एस्केलेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है और इन सबके बीच में हम फंस गए हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जो एस्केलेशन हुआ है रशिया यूक्रेन में, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ड्रोन अटैक्स तो किए गए हैं, उनके ऐसी खबरें आई हैं कि कुछ सिविलियन एरियाज को भी टारगेट किया गया है, मिसाइल अटैक्स भी की गए हैं और साथ में जैसे कि मैंने कहा कि न्यूक्लियर एक्सरसाइज भी हो रहा है। तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, घटता हुआ नहीं दिख रहा है और इसके बीच में इंडिया को बैलेंस बनाकर रखना है। अगर कहीं भी बहुत ज्यादा टिल्ट होता है तो हमको इसका नुकसान हो सकता है। अब देखिए, क्या ये कोइंसिडेंस है कि इसी के साथ गोल्ड और सिल्वर भी क्रैश हो गए? क्या आपको लगता था कि 2 दिन पहले तक गोल्ड सिल्वर में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन सडनली क्रैश हो गया? और क्रैश छोटा-मोटा नहीं है, कई डिकेड्स के में अगर देखें तो उसके कंपैरिजन में भी ये बड़ा है। गोल्ड का प्राइस 4380 का हाई लगाकर 4000 तक गिर गया, यानी कि 5% का फॉल। सिल्वर 54.5 से घट के 48.5% चला गया, 9%। भाई इतने तो शेयर भी नहीं कभी गिरते, तो ये प्रेशियस मेटल्स कैसे गिर रहे हैं? तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सारी चीजें एक साथ क्यों आई हैं? क्या इसके बीच में खिचड़ी पक रही है? ये बहुत ऊपर के लेवल की चीज है और अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो अब ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इससे आने वाले टाइम में रिस्क बढ़ते हुए जा रहे हैं। पहला जैसा मैंने कहा कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बढ़ता जा रहा है और क्रूड प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। साथ में अगर ये कंटिन्यू होगा ना, अगर ये नहीं रुकता है, तो पूरे दुनिया भर में क्रेडिट में डिफॉल्ट्स होंगे, ऑलरेडी होने शुरू हो गए हैं। यूएसए का डेटा भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से 3-4 वहां पर डिफॉल्ट्स हुए बड़े-बड़े। जेपी मॉर्गन ने भी कहा कि और भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। इंडिया में ऑलरेडी इस तरीके की चीजें हमें देख रही हैं। साथ में इंडिया यूएसए की जो डील है ना, उसमें अभी फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। किस किस टाइम तक होगी, किस शेप में होगी, उसकी अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए ये वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है, ये सोचने का नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम खरीद लें। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, स्टिक टू फंडामेंटल्स, हमें इमोशंस पर नहीं बहना है और स्टॉक्स को सोच समझ कर ही पैसे लगाने हैं, बहुत ही केयरफुली हमें पैसे लगाने हैं। अगर आप 100 रुपये लगाने का सोच रहे हैं तो उसे एक मुश्त मत लगाइए, धीरे धीरे लगाइए, यही हमारा सुझाव है। अब आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले मार्केट का डेटा देखते हैं। तो मार्केट आज 23 अक्टूबर है और 2 दिन की छुट्टी के बाद आज मार्केट्स खुलते हुए हमें दिखे और आज मार्केट ने अपना लीड को मेंटेन रखा। हालांकि ऊपर के लेवल से काफी फॉल देखने को मिला, लेकिन थैंकफुली मार्केट्स ग्रीन में क्लोज हुए, 22 पॉइंट हम अप रहे। एक टाइम पे तो ये नेगेटिव में भी आ गया था। कॉल आईवीज पुट आईवीज में देखें तो वहां पर कोई मेजर बदलाव नहीं है। कॉल्स में थोड़ा सा राइज देखने को मिला है। पुट कॉल रेशियो इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखिए कि 1.39 का हाई लगाने के बाद लगातार इसमें फॉल देखने को मिल रहा है। मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है ऑप्शंस मार्केट इससे कन्विंस्ड नहीं है, वहां पर शॉर्ट्स बनते हुए हमें दिख रहे हैं। विक्स में एक बार फिर हमें राइज देखने को मिला और मैं यही बार बार आपसे कह रहा हूं कि बहुत दिनों के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि विक्स बढ़ रहा है, यानी कि रिस्क अब बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम देखें तो ओआई करंट मंथ में बहुत ज्यादा कट्स हुए हैं, ऐड तो छोड़िए कट्स हुए हैं और ये बात ऐसा लग रहा है कि पोजीशंस रोल ओवर होकर नेक्स्ट मंथ में जा रही हैं, यानी कि उम्मीद कम है कि इस मंथ में कोई बड़े हमें राइज देखने को मिले मार्केट में। अब ये जो एडिशंस हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ में करीब 14,800 कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो लॉन्ग है, क्या वो शॉर्ट है? तो आइए प्रीमियम से पता करने की कोशिश करते हैं। तो करंट मंथ में अगर आप देखिए
तो 60 पॉइंट का प्रीमियम है, ऑलरेडी हम एक्सपायरी के काफ़ी नज़दीक हैं, तो इसे तो हम बहुत ज़्यादा इस पे रीड नहीं करेंगे। लेकिन अगर नेक्स्ट मंथ में आप जाएंगे ना, अभी भी करीब हम 35-37 डेज दूर हैं एक्सपायरी से, 200 का प्रीमियम कम है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं सिस्टम में। अब अगर टर्नओवर को आप देखिए, पिछले 5-6 दिनों से ह्यूज टर्नओवर हो रहा है, पिछले 2 दिनों से भी देखिए अच्छा खासा टर्नओवर हमें देखने को मिल रहा है। कल तो पिछले दिन तो एक छोटी सी ट्रेडिंग हुई थी 1 घंटे की, लेकिन ओवरऑल एवरेज देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इसके साथ ओआई में भी एडिशंस होने चाहिए। अगर ये जेन्युइन बाइंग है तो ओआई में एडिशंस होनी चाहिए। देखिए, कभी भी कोई भी बड़ी पार्टी जब इक्विटी मार्केट में खरीदती है तो कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड डेरिवेटिव मार्केट्स में भी पोजीशंस होती है। तो जितनी जो फिगर्स आ रही हैं कैश मार्केट में, उतनी फ्यूचर्स मार्केट में नहीं आ रही है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक की डंपिंग हो रही है। अगर हम आज का एडवांस डिक्लाइन देखें तो मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स अगर आप देखिए तो वो तो डाउन थे, 1800 डाउन और 1300 एडवांस, जबकि हम इतने हाई लेवल के गैप अप 26,000 के ऊपर हम जाकर खुले, इसके बावजूद भी एडवांस डिक्लाइन जो है डिक्लाइंस के फेवर में रहा। तो ओवरऑल आज का डेटा अगर मैं देखूं तो ये हमें यही बता रहा है कि ये सेल ऑन राइज मार्केट है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि हम बेरिश टेरिटरी में चले गए हैं, मॉडरेटली बेरिश टेरिटरी में है। थोड़ा और मार्केट गिरेगा तब हम बेरिश टेरिटरी पे आएंगे, तभी हमें शॉर्ट्स को ओपन करना है। और हमारा अभी तक का जो लेवल है शॉर्ट का वो है 25,780। जब इससे नीचे मार्केट आएगा तभी आइडियली हमें शॉर्ट्स को ओपन करना है। तो अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा शॉर्ट्स को खोलने के लिए। 25,780 के नीचे जाना है और जब हमारे इंडिकेटर्स सेल सिग्नल देंगे तभी हमें शॉर्ट करना है। तो एक बार फिर मैं कहूँगा कि इमोशंस पर नहीं बहना है, डेटा के बेसिस पर डिसीजन लेना है और अभी भी वेट एंड वॉच, पेशेंस के साथ मार्केट में बने रहना है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।